घमंड जब इंसान की आत्मा को खा जाए तब बदला केवल तलवार से नहीं, आईने से भी लिया जाता है। माधव, तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब उस अहंकारी राजकुमारी को देना होगा। उसे अपने रूप और सत्ता पर बहुत घमंड है ना, मैं उसका वह घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उसी रात विक्रम ने अपनी योजना बनाई। वह जानता था कि स्वर्णगढ़ के महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन विक्रम के पास एक अद्भुत विद्या थी। उसके पिता, जो एक महान तांत्रिक थे, मृत्यु से पूर्व उसे एक तिलिस्मी सुरमा दे गए थे। उस सुरमे को आंखों में लगाते ही विक्रम किसी भी वेश को धारण कर सकता था और अंधेरे में धुएं की तरह गायब हो सकता था। 3 दिन बाद महाराज हर्षवर्धन के दरबार में एक विदेशी जादूगर का आगमन हुआ। उसने अपना नाम अजरक बताया। उसके करतब इतने अद्भुत थे कि महाराज ने प्रसन्न होकर उसे राजकुमारी के मनोरंजन के लिए अंतःपुर में बुलवा लिया। अजरक, जो वास्तव में विक्रम था, ने राजकुमारी के सामने हवा से फूल पैदा किए, पानी को आग में बदला और अंत में एक अद्भुत दर्पण प्रस्तुत किया। विक्रम ने झुककर कहा, यह सत्य दर्पण है। यह केवल चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मा का स्वरूप दिखाता है। चित्रलेखा ने हंसते हुए दर्पण में देखा। उसे लगा कि वह अपनी ही सुंदरता देखेगी, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसे अपना चेहरा विभत्स और डरावना दिखाई दिया, जैसे कोई चुड़ैल हो। वह चीख पड़ी और दर्पण को जमीन पर पटक दिया। पाखंडी, तूने यह क्या किया? तभी विक्रम अपनी असली आवाज में बोला, यह दर्पण झूठ नहीं बोलता राजकुमारी। बाहर से तुम अप्सरा हो, पर भीतर से तुम उस राक्षस से भी बदतर हो जिसने एक कलाकार का जीवन बर्बाद कर दिया। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई साधारण जादूगर नहीं है। उसने पहरेदारों को बुलाया, बंदी बना लो इसे। लेकिन विक्रम जोर से हंसा। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर राख निकाली और हवा में उड़ा दी। पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो जादूगर गायब था, और साथ ही गायब था राजकुमारी के गले का सबसे प्रिय नवरत्न हार, जो उसके पूर्वजों की निशानी था। हार के स्थान पर एक पत्र पड़ा था, जिस पर लिखा था, सुंदरता का असली गहना दया है, जिसे तुम बहुत पहले खो चुकी हो। अब यह हार तभी वापस मिलेगा जब तुम अपने अहंकार का त्याग करोगी। छाया चोर राजकुमारी का क्रोध अब प्रतिशोध की ज्वाला बन चुका था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो उस चोर को पकड़ेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। लेकिन विक्रम हवा का झोंका था, जिसे मुट्ठियों में कैद नहीं किया जा सकता था। 1 सप्ताह बाद चित्रलेखा अपने शाही बगीचे में टहल रही थी। वह अभी भी उस अपमान को नहीं भूली थी। तभी उसकी नजर एक अत्यंत दुर्लभ और सुंदर नीले फूल पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच खिला था। उस फूल की महक ने उसे सम्मोहित कर लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल के नीचे छिपे एक नीलकंटक बिच्छू ने उसकी उंगली में डंक मार दिया। यह कोई साधारण बिच्छू नहीं था, यह दक्षिण के जंगलों का सबसे जहरीला जीव था। डंक लगते ही राजकुमारी के शरीर में नीला विष फैल गया। वह चीख भी न सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य, हकीम और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन जड़ का कोई तोड़ नहीं मिला। राजकुमारी का शरीर नीला पड़ गया, सांसें रुक गईं और नाड़ी थम गई। शाही चिकित्सकों ने अंततः सिर झुकाकर महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं रही। पूरे स्वर्णगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज हर्षवर्धन पछाड़ खाकर गिर पड़े। जिस प्रजा को राजकुमारी ने वर्षों तक सताया था, वही प्रजा आज राजा के दुख में दुखी थी। नगर शोक में डूबा था, लेकिन जंगल में छिपा विक्रम यह समाचार सुनकर चौंक गया। विक्रम बिच्छुओं और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान रखता था। वह जानता था कि नीलकंटक का विष मनुष्य को मारता नहीं, बल्कि उसे मृत निद्रा में सुला देता है। व्यक्ति मृत प्रतीत होता है, परंतु 72 घंटे तक उसके प्राण शरीर के किसी कोने में अटके रहते हैं। यदि सही समय पर संजीवनी घृत और विशेष मंत्रोच्चार किया जाए तो जीवन लौट सकता है, लेकिन यदि उस दौरान शव को जला दिया जाए या दफना दिया जाए तो उसकी वास्तविक मृत्यु निश्चित हो जाती है। विक्रम दुविधा में पड़ गया। वही राजकुमारी जिसने उसके मित्र का जीवन बर्बाद कर दिया था, आज मृत्यु के द्वार पर थी। क्या उसे मरने देना चाहिए? लेकिन विक्रम का हृदय किसी अपराधी का नहीं, एक नायक का था। उसने सोचा, मृत्यु उसे दंड से मुक्त कर देगी। उसे जीवित रहना होगा ताकि वह पश्चाताप की आग में तप सके। अगले दिन राजकुमारी का अंतिम संस्कार शाही श्मशान घाट पर तय हुआ। चंदन की लकड़ियों से सजी चिता तैयार थी। भारी भीड़ और विलाप करते राज परिवार के बीच राजकुमारी के निर्जीव शरीर को चिता पर लिटाया गया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलन का समय आया, आसमान में काले बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। इतनी भयंकर बारिश हुई कि चिता की लकड़ियां पूरी तरह भीग गईं। अंतिम संस्कार रोकना पड़ा। पंडितों ने सलाह दी कि संस्कार अगले दिन सुबह होगा। शव को श्मशान के विश्राम गृह में रखा गया और कड़े पहरेदार तैनात कर दिए गए। यही विक्रम का अवसर था। आधी रात को जब पहरेदार ठंड और बारिश से बचने के लिए अलाव के पास सिकुड़ कर बैठे थे, श्मशान की पिछली दीवार के पास एक परछाई उभरी। विक्रम ने अपनी बेहोशी की धूनी जलाई। कुछ ही क्षणों में पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसने विश्राम गृह का ताला तोड़ा। अंदर फूलों से ढका राजकुमारी का शरीर वैसा ही सुंदर लग रहा था, मानो गहरी नींद में सो रही हो। विक्रम ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उसने राजकुमारी को एक बड़े बोरे में रखा, उसे अपनी पीठ पर लादा और अंधेरे में गायब हो गया। वह जानता था, अगर सुबह होने से पहले वह उसे अपनी गुप्त गुफा तक नहीं पहुंचा पाया तो विष अपना पूरा काम कर देगा। सुबह होते ही राज्य में हाहाकार मच गया। राजकुमारी का शव गायब था। महाराज ने अनुमान लगाया, किसी जंगली जानवर, राक्षस या किसी शत्रु ने शव चुराया होगा। पूरे राज्य में गुप्तचर फैला दिए गए। उधर
स्वर्णगढ़ की सीमा से बहुत दूर घने दंडक वन की एक गुफा में विक्रम जड़ी बूटियां पीस रहा था। राजकुमारी एक पत्थर की शिला पर निश्चल पड़ी थी। विक्रम ने एक विशेष लेप बनाया और उसे बिच्छू के डंक वाले स्थान पर लगाया। फिर उसने अपनी झोली से एक शंख निकाला और विशेष ध्वनि में उसे बजाने लगा। घंटों के अथक प्रयास के बाद राजकुमारी की उंगलियों में हलचल हुई। उसने एक गहरी सांस ली, खांसी के साथ उठ बैठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। जब दृष्टि साफ हुई तो उसने खुद को महलों में नहीं बल्कि एक नम और अंधेरी गुफा में पाया। चारों ओर जानवरों की खालें, दीवारों से टपकती नमी और सामने आग के पास बैठा एक युवक। मैं कहां हूं? चित्रलेखा की आवाज कमजोर थी। दासी, पानी लाओ। विक्रम ने मुड़कर उसकी ओर देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। यहां कोई दासी नहीं है राजकुमारी, और न ही यह स्वर्णगढ़ का महल है। यहां पानी चाहिए तो खुद उठकर मटके से लेना होगा। चित्रलेखा की स्मृतियां धीरे धीरे लौटने लगी और उसी क्षण उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई।